हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन सेशन को। और हमारा आज का टॉपिक है प्रोफेशनल एथिक्स। आप सबको पता है प्रोफेशनल एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है आपके पेपर के लिए। मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है आपके पेपर का, मोस्ट स्कोरिंग। अराउंड 17-18 मार्क्स के क्वेश्चन डेस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू मिलाकर इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। और टॉपिक ऐसा है जिसको समझना और याद रखना आसान है। तो समझना और याद रखना आसान है, तो यदि आपने एग्जाम में अपने आंसर्स भी एप्रोप्रिएटली प्रेजेंट कर दिए, देन आपके लिए यह टॉपिक मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक का काम करेगा। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए यह टॉपिक मोस्ट स्कोरिंग रहता है हमेशा ही। बट जरूरत है दो मेन बातों की, और वो क्या? नंबर एक, आपके सब्जेक्ट की, आपको इस टॉपिक की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रोविजंस लर्न होने चाहिए। और दूसरा, आपको क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करके उसके आंसर्स को प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो इन्हीं दो चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आज का रिवीजन सेशन स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स का। बट इसके साथ ही एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। रिवीजन का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो है कि मैं कम समय लगाकर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको दिला सकूं। कम समय इसलिए लगाना चाहता हूं कि आपको टाइम मिले दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी करने का भी। आपके इस ग्रुप में दो बड़े बड़े पेपर हैं, एफआर का, एसएफएम का। तो उनकी तैयारी के लिए आपको कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम चाहिए जब हम ऑडिट्स के कंपैरिजन में बात करते हैं। तो ऑडिट छोटा पेपर है, छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन थ्योरेटिकल है। तो इसके अंदर आपको स्ट्रेटेजिकली अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप जिन टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं और स्कोरिंग नेचर के हैं, उनको आपको कैटेगरी ए के अंदर रखना चाहिए। तो जब मैं रिवीजन भी आपको करा रहा हूं, तो रिवीजन कराते वक्त मेरा ध्यान इन्हीं चीजों के ऊपर रहेगा कि मैं आपको कम से कम समय में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करा दूं। यह काम मेरा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताना, उनकी रिवीजन कराना। बट आपको इसके साथ साथ एक और काम करना होगा, और वो काम है जो टॉपिक्स हमारे रिवीजन में कवर हो रहे हैं उनके जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, जो चाहे आरटीपी में आए हैं, एमटीपीज में आए हैं, या एग्जाम में पूछे गए हैं, या स्टडी मटेरियल में हैं, उनको साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है और देखना है कैसे उन क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रेजेंट किया जाना है। वो प्रेजेंटेशन आपको सब क्वेश्चन बैंक से पता चल जाएगी। आपके पास जो क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है उसके अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अरेंज्ड हैं सारे के सारे। तो जो टॉपिक एक रिवीजन सेशन में कवर होता है उसके क्वेश्चंस को ढूंढने में आपको कोई परेशानी आने वाली ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन बैंक में एक सीक्वेंस बेसिस के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस अरेंज्ड हैं। जैसे यदि आज हम जो रिवीजन करेंगे वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के इंपॉर्टेंट सेक्शंस की। तो इन सेक्शंस के साथ रिवीजन कर लिया आपने। रिवीजन के बाद जो इन सेक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस हैं वो आपको कवर अप करने हैं। जैसे मैं आपको यदि क्वेश्चन बैंक दिखाऊं तो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के ऊपर जो सेक्शंस हैं उन पर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर अप टू क्वेश्चन नंबर 11। और ये क्वेश्चंस भी आपको सेक्शन वाइज मिलेंगे कि जैसे पहला क्वेश्चन ये आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर है। उसके बाद सेक्शन 6 पर क्वेश्चन आ गया, फिर सेक्शन 27 पर। इसके बाद आगे के सारे क्वेश्चन आपके सेक्शन 27 पर ही होंगे। तो रिवीजन का ऑब्जेक्टिव तभी पूरा होगा जब रिवीजन सेशन के इमीडिएट बाद आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली और यह देख लिया कि आपको आंसर्स में किन किन चीजों को कवर अप करना है।
तभी आपके रिवीजन सेशंस को अटेंड करने का फायदा होगा। दूसरी चीज, जब हम रेगुलर क्लासेस में स्टडी करते हैं तो हम सारे प्रोविजंस को डिटेल में कवर अप करते हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो। बट अब क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो इस टाइम पर हमारा ऑब्जेक्टिव है एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर करना। और जब हम ज्यादा मार्क्स की बात करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव किसी पर्टिकुलर पेपर पर ना होकर रादर पूरे ग्रुप के ऊपर होता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको जो रिवीजन में टॉपिक्स कवर अप कराने वाला हूं, सिर्फ वो टॉपिक कवर अप कराऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम रिवीजन के अंदर कवर अप नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी हम रेगुलर क्लासेस में कवर कर चुके हैं। जैसे मैं एक बड़ा सीधा सा एग्जांपल देता हूं। जो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, दैट इज मेंबर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। उसके अंदर आपको पता है 4 क्लॉजेस आते हैं, लेकिन पहले 3 क्लॉज में कभी कोई क्वेश्चन आज तक फ्रेम नहीं हुआ और ना ही होने के कोई चांसेस हैं। तो मैं आपके साथ जो डिस्कशन करूंगा वो सिर्फ किसकी करूंगा, क्लॉज नंबर 4 की करने वाला हूं। देयर आफ्टर क्लॉज 4 में बात आ जाती है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज की, जिसके ऊपर आईसीएआई की काउंसिल ने रिजोल्यूशन पास किया और उस रिजोल्यूशन में उन्होंने 28 सर्विसेज प्रिस्क्राइब कर दी। और इवन 28 सर्विसेज के अंदर भी उन्होंने काफी सारी एक्सप्लेनेशन को ऐड कर रखा है। तो क्या हम एक एक सर्विसेज को स्टडी करेंगे? ये रेगुलर क्लास थोड़ी है कि हम एक एक सर्विसेज को पढ़ेंगे। यहां पर हम सिर्फ उन्हीं सर्विसेज की बात करेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता होगा। तो जब आप रिवीजन को देखेंगे तो रिवीजन में बेचारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 सिमट कर इतना सा रह जाएगा, छोटा सा। तो रिवीजन इसी तरह से प्लान की है मैंने कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए हम कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो अब इसमें एक काम मेरा है वो बताने का कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको याद करना है और रिवीजन कराने का। इस काम के साथ साथ आपको जो दूसरा काम करना है वो है क्वेश्चन आंसर की साथ साथ कवरेज। जैसे ही एक टॉपिक कवर होता है या ये कहे एक रिवीजन सेशन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद 15-20 मिनट लगाकर उस पर्टिकुलर रिवीजन सेशंस के टॉपिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक में हैं उनको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बिना रिवीजन या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी अधूरी होती है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा और अच्छी तरह से इन रिवीजन सेशंस का बेनिफिट उठाइएगा। ऐसा नहीं कि रिवीजन सेशन अटेंड कर लिया तो ठीक है, हो गया काम। रिवीजन सेशन अटेंड करने से आधा काम हो रहा है, बाकी बचा हुआ आधा काम भी करना है और वो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं होगा। आपको इंस्टीट्यूट के आरटीपी, स्टडी मटेरियल, एमटीपी, पास्ट एग्जाम अलग अलग जगह से उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन बैंक आपके पास है, सारे के सारे क्वेश्चन आरटीपीस के, एमटीपीस के, स्टडी मटेरियल के, पास्ट एग्जाम्स के सिक्वेंशियली प्रॉपरली अरेंज्ड हैं, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज। तो आपको क्वेश्चंस को ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक टॉपिक हुआ, उस टॉपिक के क्वेश्चन एक ही जगह पर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाते हैं सारे के सारे। तो चलिए इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए एक टारगेट सेट करते हुए कि प्रोफेशनल एथिक्स में 80%, प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर 80% मार्क्स स्कोर करने हैं, स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। और हमारा रिवीजन का पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। पहला सेक्शन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4, यह कहता है जो आईसीएआई का मेंबर है, मेंबर ऑफ आईसीएआई, उसको हम डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस कंसीडर करेंगे। कब?
when individually or in partnership with another CA in practice for a consideration। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंसिडरेशन का होना जरूरी है, whether it is received or to be received। So यदि एक मेंबर फॉर अ कंसिडरेशन इधर इंडिविजुअली और इन पार्टनरशिप कुछ सर्विसेज को रेंडर करता है जो इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल कैन बी रेंडर्ड बाय अ प्रैक्टिसिंग सीए, तो यदि एक नॉन सीओपी होल्डर इन सर्विसेज को रेंडर करता है तो हम उसको क्या मान लेंगे, डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लेंगे। अब क्वेश्चन एराइज होता है, क्या कौन सी सर्विसेज हैं जिनके बेसिस पर एक नॉन प्रैक्टिसिंग सीए को प्रैक्टिसिंग सीए मान लेंगे। यदि एक नॉन प्रैक्टिसिंग सीए मींस नॉन सीओपी होल्डर ने ये सर्विसेज दी, इसके लिए काउंसिल ने पास किया एक रिजोल्यूशन और उस रिजोल्यूशन में बताई 28 सर्विसेज अलोंग विद एक्सप्लेनेशन, बट हमें उनमें से कुछ लिमिटेड सर्विसेज को ही ध्यान में रखना है। कौन कौन सी सर्विसेज? नंबर 1, पर्सोनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। नंबर 2, एक्टिंग एज द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। नंबर 3, एक्टिंग एज एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू। बट इसमें एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और वो क्या था? यदि एक प्रैक्टिसिंग सीए सर्विसेज रेंडर करना चाहता है कि कौन सी, ब्रोकिंग की, अंडरराइटिंग की, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, क्या एक प्रैक्टिसिंग सीए इन सर्विसेज को रेंडर कर सकता है? इसका जवाब है नो, बिग नो। तो ये ध्यान रखना है। इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट एक्टिविटीज ऑफ ब्रोकिंग, अंडरराइटिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, अंडरराइटिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दे आर नॉट परमिटेड। आगे बढ़ते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की सर्विसेज भी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज में आती हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक वर्ड प्रोसेसिंग या फाइलिंग ऑफ रिटर्न, प्रिपेयरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म्स एटसेट्रा। तो ये है हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 क्लॉज 4। सब सेक्शन 2 क्यों यूज कर रहा हूं? जनरली आप सेक्शन 2 के साथ क्लॉज वर्ड यूज करते हैं, बट मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सेक्शन 2 सब सेक्शन 2। ये आपको ध्यान होगा, रेगुलर क्लासेस में बताया था कि यहां पर ये सब सेक्शन है, नॉट क्लॉज। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 6 के ऊपर। सेक्शन 6 क्या कहता है? 2 तरह के मेंबर हैं, एक मेंबर जिनके पास सीओपी है, दूसरे अदर मेंबर। जो मेंबर सीओपी होल्ड करते हैं, they can accept the work that is prescribed for a practicing CA, but members जिनके पास COP नहीं है, क्या वो उन वर्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं that is prescribed for a COP holder? नहीं कर सकते। तो सेक्शन 6 ने ही इस चीज की कंडीशन लगा दी, नो मेंबर ऑफ द ICAI कैन एक्सेप्ट एनी वर्क दैट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द CA इन प्रैक्टिस विदाउट होल्डिंग द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो बिना सीओपी के आप कोई भी प्रैक्टिसिंग सीए वाला वर्क एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो यदि किसी रीजन के कारण एक सीओपी होल्डर का सीओपी कैंसल हो जाता है कुछ समय के लिए, वेदर ड्यूरिंग दैट पीरियड, क्या वो मेंबर है? हाँ, मेंबर तो है। क्या वो सिर्फ मेंबर की कैपेसिटी में काम एक्सेप्ट कर सकता है? नो, नो, मेंबर की कैपेसिटी में कोई काम एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अ मेंबर इज बाउंड बाय द एक्ट रूल रेगुलेशन, और एक्ट रूल रेगुलेशंस क्या कहते हैं? मेंबर के पास सीओपी होना जरूरी है। तो यदि एक मेंबर कोई भी ऐसा काम एक्सेप्ट करता है दैट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ प्रैक्टिसिंग सीए, दैट मेंबर मस्ट हैव द सीओपी। विदाउट होल्डिंग सीओपी वर्क कांट बी एक्सेप्टेड। So this is about section number 6. No member of the institute shall be entitled to practice unless he obtained from the council a certificate of practice. And once a person becomes a member of the ICAI, he is bound
by the provisions of Chartered Accountant Act and its regulations. If a member appear before the income tax tribunal, यहां पर स्पेसिफिकली इनकम टैक्स का एग्जाम्पल लिया गया या टैक्सेशन अथॉरिटीज का एग्जाम्पल लिया गया, उसका कारण है टैक्स ऑडिट की बात नहीं कर रहे, टैक्स रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं। एज पर द टैक्सेशन लॉज, मेंबर यदि उसके पास सीओपी नहीं है चलेगा, तो टैक्सेशन लॉ में वो एलिजिबल है, क्योंकि खाली सीए नहीं, सीएस, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम, एडवोकेट, वो पर्सन भी अपीयर्ड हो सकते हैं एज ए टैक्सेशन रिप्रेजेंटेटिव फॉर क्लाइंट्स। लेकिन यदि आईसीएआई का मेंबर अपीयर्ड हो रहा है और वो कहता है मैं तो एज ए कॉमर्स ग्रेजुएट अपीयर्ड हो रहा हूं, नहीं, यदि आप सीए हैं, आईसीएआई के मेंबर हैं, देन यू कैन अपीयर इन द कैपेसिटी as a member of ICAI and you must have the certificate of practice. If he appear before the tribunal as representative after becoming a member, he could appear so only in his capacity as a CA and a member of ICAI. Hence, एक मेंबर ऑफ आईसीएआई की कोई भी और कैपेसिटी नहीं है जिसके अंदर वो प्रैक्टाइजिंग एरिया के लिए जो प्रैक्टाइजिंग वर्क प्रिस्क्राइब्ड है उनको एक्सेप्ट कर सकता है। सो अ मेंबर नॉट इन प्रैक्टिस कांट एक्सेप्ट एनी एंगेजमेंट फॉर द सर्विसेज दैट आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ प्रैक्टाइजिंग सीए। तो यदि एक सीए का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस किसी मिसकंडक्ट के कारण फॉर अ सर्टेन पीरियड सरेंडर करना पड़ता है उसको या कैंसल हो जाता है, देन वो किसी भी और कैपेसिटी के अंदर कोई भी वर्क दैट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ प्रैक्टाइजिंग सीए एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बिकॉज स्टिल ही इज अ मेंबर ऑफ आईसीएआई। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, बट स्टिल ही इज अ मेंबर ऑफ आईसीएआई एंड ही इज बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ एक्ट एंड रेगुलेशंस। चलिए, सेक्शन 6 हो गया। तो अब जैसे जैसे सेक्शंस कंप्लीट होते चले जाएंगे, आपको कोशिश करनी है कि इन सेक्शंस के प्रोविजंस को रिकॉल करके जो इनके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके आंसर्स को फाइंड आउट करने के। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात करता है डेजिग्नेशन की, जिसमें कहा गया जो प्रैक्टाइजिंग सीए हैं वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन यूज कर सकते हैं। नॉन प्रैक्टाइजिंग सीए उनकी चॉइस है कि वो कोई भी डेजिग्नेशन यूज करें। एंड इन केस चार्टर्ड अकाउंटेंट का डेजिग्नेशन यूज होता है तो उसके सब्स्टिट्यूशन में, एडिशन में कोई भी दूसरा डेजिग्नेशन यूज नहीं किया जाएगा। एंड एक बात का और ध्यान रखना है, यदि एक सीए उसको परमिशन मिल जाती है किसी दूसरे काम की प्रैक्टिस करने की, मान लीजिए फॉर एडवोकेट, तो क्या वो कॉमन एरिया के काम को एडवोकेट की डेजिग्नेशन में एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं। जो कॉमन एरिया है, काफी सारे ऐसे काम हैं जो सीए भी कर सकता है, एडवोकेट भी कर सकता है। तो लॉ कहता है कि आप ऐसे काम को एक्सेप्ट करेंगे ओनली इन योर कैपेसिटी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। Every member of the institute in practice shall use the designation chartered accountant। कोई और डेजिग्नेशन अलाउड नहीं है। इसकी डिस्कशन आपको ध्यान होगा शेड्यूल 1 के पार्ट 1 के क्लॉज 7 में और आएगी। नो मेंबर यूजिंग द डेजिग्नेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट shall use any other description whether in addition or in substitution। एंड इन केस एक मेंबर के पास एक से ज्यादा सीओपी है और उसने इजाजत ले रखी है रेगुलेटरी बॉडी से, आईसीएआई की भी और दूसरे प्रोफेशनल बॉडी से भी, देन फॉर मैटर इन्वॉल्विंग प्रैक्टिस एज चार्टर्ड अकाउंटेंट दे शैल यूज द डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। और एक ही विजिटिंग कार्ड पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज अनदर डेजिग्नेशन लाइक एडवोकेट यूज नहीं कर सकते हैं। यह हो गया सेक्शन 7। अब यदि आप मेन बुक की बात करें तो सेक्शन 6 के साथ
दो रेगुलेशन भी है, रेगुलेशन 10 और रेगुलेशन 11, लाइक कैंसलेशन ऑफ सीओपी एंड रिस्टोरेशन ऑफ सीओपी। सेक्शन 7 के बाद सेक्शन नंबर 8 भी है, डिसेबिलिटी टू बिकम अ मेंबर। फिर सेक्शन 20 भी है, रिमूवल फ्रॉम रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो वो सारे के सारे सेक्शन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिनके ऊपर एग्जाम में कोई क्वेश्चन बने, और बन भी जाता है तो बड़े रेयर चांस है। बन गया तो रेगुलर क्लासेस में हमने इन सारे प्रोविजंस को पढ़ा हुआ है, तो आप कर पाएंगे, बट चांसेस बहुत कम है। और मैंने अपना ऑब्जेक्टिव पहले ही सेट कर रखा है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस मुझे आपको कराने हैं। दैट्स वाई मैंने रेगुलेशन 10 को, रेगुलेशन नंबर 11 को, और सेक्शन 8 को, सेक्शन 20 को, रेगुलेशन नंबर 19 को, इन सबको स्किप कर दिया है रिवीजन से। ये इतने इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि जिनके ऊपर एग्जाम में कोई क्वेश्चन बने। हां, कई बार क्या होता है कि जैसे एग्जाम में आपके लगभग 24 टू 25 क्वेश्चंस आते हैं, 24-25 क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। एक दो क्वेश्चन जरूर ऐसे होते हैं जो हमेशा नए फ्रेम होते हैं और अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो उन एक दो क्वेश्चंस के लिए तो सारे प्रोविजंस को स्टडी करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझदारी नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप करना चाहें तो आप करिए, रेगुलर क्लासेस में मैंने सब आपको करा रखा है, बट स्किप कर सकते हो क्योंकि आप हमसे ही पूछते हैं बार बार क्लास में भी, सर सारा याद करना है क्या? सर सारा तो याद नहीं हो पाएगा। तो इन रिवीजन का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि मैं आपको ये चीजें बता सकूं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। बट साथ में एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में जो 24-25 क्वेश्चन आए उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ गए जिनको मैंने बोल दिया था कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इनको रिवीजन में नहीं लिया। एग्जाम वाले दिन ही 5 बजे पेपर खत्म होगा और 5:30 बजे फोन करके कहोगे सर आपने तो कहा था आएगा नहीं, देखो आ गया। चांसेस हैं बट लेस देन 1%। तो इतना रिस्क तो हम ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 21। सेक्शन 21 की जब हम बात करते हैं डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, और इसमें सेक्शन 22 की भी बात कर लेता हूं मैं। प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट का क्या मतलब है? जो एक्ट्स और ओमिशंस शेड्यूल्स टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में बताए गए हैं, दे विल बी कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। बट क्या कोई भी ऐसा मैटर दैट इज नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ द शेड्यूल्स टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, यदि उसकी कोई कंप्लेंट डायरेक्टर डिसिप्लिन के पास रेज की जाती है, क्या डायरेक्टर डिसिप्लिन उस कंप्लेंट को इग्नोर कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है ऑन द ग्राउंड दैट दिस मैटर इज नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ द शेड्यूल्स टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, और ही हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेट दैट मैटर। पढ़ा हुआ है, याद आ गया होगा। डायरेक्टर डिसिप्लिन के पास पावर है टू इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर इनटू एनी मैटर दैट मे नॉट बी कवर्ड इन any of the schedules through the Chartered Accountant Act. Professional or other misconduct shall be deemed to include any act or omission provided in any of the schedules, but this does not limit the power of the director discipline to inquire into the conduct of any member of the institute under any other circumstance that is not covered in any of the schedules. Now, अब सेक्शन 21 ने साथ ही हमें क्या कहा? यदि कोई भी कंप्लेंट है तो वो कंप्लेंट फर्स्ट स्टेप पर डायरेक्टर डिसिप्लिन के पास रेज की जाएगी। डायरेक्टर डिसिप्लिन देखेगा क्या ये कंप्लेंट हियरेबल है, क्या मिसकंडक्ट प्राइमा फेसी नजर आ रहा है। यदि है तो क्या ये फर्स्ट शेड्यूल का है? यदि ये फर्स्ट शेड्यूल का है तो ही विल रेफर द मैटर टू द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, एंड बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन आफ्टर इंक्वायरिंग इनटू द डिटेल्ड मैटर ईदर रेप्रीमेंड द मेंबर, impose fine up to ₹1 lakh, or remove the name from the register of member for a period up to 3 months. But if the complaint is related to second schedule or both schedule, director discipline will refer the matter to disciplinary committee, and after inquiring into the matter,
If the disciplinary committee is of the opinion that misconduct is there, they can reprimand the member, they can impose the fine up to rupees 5 lakh, or can remove the name from the register of member for any period including permanent. And if any person is aggrieved by the decision of board of discipline or disciplinary committee, they may prefer an appeal with the appellate authority within 90 days, and appellate authority can decide accordingly. If misconduct falls under first schedule, तो मैटर कहां चला जाएगा? विद द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन. एंड इफ बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन इज ऑफ द ओपिनियन दैट मेंबर इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट, देन दे कैन रेप्रीमेंड द मेंबर, रिमूव द नेम ऑफ मेंबर अप टू 3 months, or impose fine up to rupees 1 lakh. But if misconduct falls under second schedule or both schedule, matter will be heard by the disciplinary committee, and if member is found guilty, committee can reprimand the member, remove the name of the member for any period including permanent, and can impose the fine up to rupees 5 lakh. And any person aggrieved by the order of board of discipline or disciplinary committee can prefer an appeal within 90 days before the appellate authority. So ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 21. अब इसके बाद बात आ जाती है सेक्शन 21 के बाद 24, 25, 26 इग्नोर, कोई जरूरत नहीं है. बट मैंने 25, 26 एक एक लाइन में यहां लिखे हैं, छोड़ सकते हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं. मेन है सेक्शन नंबर 27, सेपरेट इंचार्ज की रिक्वायरमेंट एंड ऑफिस के प्रोविजंस. ऑफिस क्या है? वो प्लेस जहां पर फर्म का नेम बोर्ड लगा हुआ है, या दैट प्लेस विच इज डिस्क्राइब्ड एज ऑफिस ऑन द ऑफिस डॉक्यूमेंट्स. यूज ऑफ नेम बोर्ड एट रेजिडेंस. क्या रेजिडेंस पर फर्म का नेम बोर्ड लगाया जा सकता है? नहीं. रेजिडेंस के ऊपर एक पार्टनर अपने नाम का नेम बोर्ड लगा सकता है, इंडिविजुअल नेम का, बट नॉट ऑफ द फर्म नेम. रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेट इंचार्ज. क्या एक मेंबर एक से ज्यादा ऑफिस ओपन कर सकता है? यस. एनी मेंबर और अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन ओपन एनी नंबर ऑफ प्लेसेस इन इंडिया, बट देयर इज ए कंडीशन. और वो कंडीशन क्या है? एवरी सच ऑफिस मस्ट हैव अ सेपरेट इंचार्ज, and that separate in charge must be a member of the ICAI, may be in the capacity as a partner or in the capacity as employee. And separate in charge की requirement को complete कब माना जाता है? When the person is actively associated with the office. Active association. और active association कैसे define की गई है? Either residence for 182 days in the place where office is located, or attending the office for at least 182 days. Residence in that place for a period not less than 182 days, or attending the office for a period not less than 182 days. तो एक सेपरेट इंचार्ज की एक्टिव एसोसिएशन होना जरूरी है. बट अब आ जाती है इसकी 2 एक्सेप्शन. और वो एक्सेप्शंस क्या है? पहली एक्सेप्शन है मेंबर प्रैक्टिसिंग इन हिली एरिया, और दूसरी एक्सेप्शन है सेकंड ऑफिस की. जो मेंबर हिली एरिया में प्रैक्टिस करते हैं उनको अलाउ किया गया है दूसरा ऑफिस टेम्पररी पीरियड के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months ओनली ड्यूरिंग द विंटर सीजन, लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस. और वो कंडीशंस क्या है? ड्यूरिंग द पीरियड आपने प्लेन एरिया में एक टेम्पररी ऑफिस खोला है, तो उस पीरियड के दौरान जो आपका मेन ऑफिस हिली एरिया में था दैट रिमेन्स ओपन. टेम्पररी ऑफिस जो खोला गया है उस पर जो नेम बोर्ड डिस्प्ले होगा सिर्फ उन्हीं 3 महीनों के लिए होगा जब इस ऑफिस को ओपन किया गया है. बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एवरी विंटर एंड एट द क्लोज ऑफ द ऑफिस, intimation is to be given to the ICAI regarding the opening and closing of the office. तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनका कंप्लायंस करना जरूरी है. एग्जम्पशन नंबर 1, मेंबर प्रैक्टिसिंग इन हिली एरिया सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन. कंडीशन नंबर 1, टेम्पररी ऑफिस इन प्लेन
may be opened for a period not exceeding 3 months in the winter season. Name board can be displayed at the temporary office only during these 3 months. Temporary office should not be mentioned as place of business on office document. Regular office need not be closed and all correspondence should continue at the permanent office. Before commencement of every winter and at the close of the temporary office, intimation is to be given to the ICAI. ये तो हो गई पहली एक्सेप्शन इन केस ऑफ मेंबर प्रैक्टिसिंग इन हिली एरिया। फिर आ जाती है इसकी दूसरी एक्सेप्शन। दूसरी एक्सेप्शन है सेकंड ऑफिस की। सेकंड ऑफिस यदि आप ओपन कर रहे हैं ईदर इन द सेम प्रीमाइसिस जिसमें फर्स्ट ऑफिस लोकेटेड है या फिर इन द सेम सिटी और विद इन 50 किलोमीटर फ्रॉम द, ध्यान रखिएगा, म्युनिसिपल लिमिट ऑफ फर्स्ट ऑफिस, municipal limits of the city in which the first office is situated. ऑफिस टू ऑफिस नहीं लेना, पहले ऑफिस की म्युनिसिपल लिमिट से दूसरे ऑफिस तक का डिस्टेंस यदि 50 किलोमीटर से ज्यादा का नहीं है, सेपरेट इंचार्ज रिक्वायर्ड नहीं है। विद इन 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ द सिटी इन विच फर्स्ट ऑफिस इज सिचुएटेड। रेगुलेशन 189 रिक्वायर that a CA in practice or a firm of such CA shall inform the council within 1 month of the opening or closing of a branch office. तो ये हमारे प्रोविजंस हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में कवर होते हैं और इनमें से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपका क्या काम आ जाता है? आपका काम आ जाता है कि जो आपके पास क्वेश्चन बैंक के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के, जिसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के 2 क्वेश्चन हैं, सेक्शन 6 का 1 क्वेश्चन है, सेक्शन 27 के 1 2 3 नेम बोर्ड 4 क्वेश्चन है। तो 4 + 2 + 1 टोटल 7 क्वेश्चन, 7 या 8 क्वेश्चन हैं जो आपको साथ साथ रिवाइज कर लेने चाहिए, प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो पहला पार्ट था चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 का या प्रोफेशनल एथिक्स का, उसके रेलिवेंट सेक्शंस वो हमने कवर अप कर लिए। तो इस सेशन को यहीं पर कर देते हैं ओवर और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे शेड्यूल नंबर 1 की, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 की। जो काम आपको कहा गया है कोशिश करिएगा यदि कर सके तो, और यदि ये आपने काम कर लिया तो मैं आपको रीजनेबली एश्योर कर सकता हूं, रीजनेबली, एब्सोल्युटली तो नहीं, रीजनेबली एश्योर कर सकता हूं दैट यू विल बी इन ए पोजीशन टू स्कोर 15-16 मार्क्स आउट ऑफ 17-18 इन द एग्जाम्स। राइट, दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।